मेरा नाम रोशनी है। मैं अपने आप को दुनिया की एक ऐसी माँ समझती हूँ जिसने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए आसानियाँ, मगर मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए थे जिन्होंने हमेशा मेरे बच्चों पर बुरी नज़र डाली। मैं चाहकर भी अपने बच्चों की हिफाजत ना कर सकी। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। शायद ज़्यादा दौलत होना ही मेरी बुरी किस्मत का सबन बन गया था। मैंने जब आँख खोली तो मैंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया था जहाँ मुझे मलिका जैसी तरह रखा जाता था। मेरे पिता बहुत ही अमीर आदमी थे। हमारे गांव की बहुत सारी ज़मीनें उनके पास थी। मेरे पिता गांव के बहुत बड़े आदमी थे। उन्हें हमारे गांव का सबसे बड़ा जमींदार कहा जाता था, जिनके हिस्से में गांव की 1 एकड़ ज़मीन थी। मेरे पिता हमारे गांव में खानदानी और अमीर आदमी थे और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मेरे माता पिता मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करते थे। वह मुझसे अपना बेटा समझते थे क्योंकि ऊपर वाले ने उन्हें मेरे बाद किसी दूसरी औलाद का सुख नहीं दिया था। मेरे जन्म होने के बाद मेरी माँ फिर कभी दोबारा माँ नहीं बन सकी और मेरे पिता को हमेशा बेटे की चाहत रहती थी। लेकिन जब मेरी माँ दोबारा माँ न बन सकी तो पिताजी ने मुझे ही अपना सब कुछ मान लिया था। उन्होंने कहा कि यही मेरा बेटा है और यही मेरी बेटी है। मैं अपनी बेटी को बेटों वाली ज़िंदगी भी दूंगा। तभी तो पिताजी के कभी मुझ पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं की थी। मैं गांव में जैसे चाहे अपनी मर्जी के हिसाब से ज़िंदगी गुजारती थी। मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अक्सर गांव के लोगों में अपने भी एक बात नोटिस की होगी कि गांव की जो लड़कियां होती हैं वहां लड़कियों को ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। बेटों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है और औरत पैर की जूती समझा जाता है। मगर हमारे गांव में ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरे गांव में मेरे पिताजी के फैसले चलते थे, क्योंकि मेरे पिताजी गांव के सरपंच भी रह चुके थे। लेकिन फिर जब वह बीमार रहने लगे तो उन्होंने अपनी जगह अपने छोटे भाई को गांव का सरपंच बना दिया था। हमारे गांव की औरतों को इंसाफ दिलाना ही मेरे पिता का असूल हुआ करता था। इसलिए गांव के लोगों को मेरे पिताजी के फैसले बहुत बहुत पसंद आते थे। कभी भी मेरे पिताजी ने कोई गलत फैसला नहीं किया था। मजबूर को, गरीब को उनका हर हक बराबर दिया जाता था। औरत के साथ किसी तरह का कोई बुरा सलूक नहीं हो सकता था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरे पिताजी बीमार होते चले गए थे। चाचा जी भी सरपंच होने की जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे थे। वक्त अपनी रफ्तार के साथ बढ़ता जा रहा था। मेरे पापा ने मेरा एडमिशन शहर के ही स्कूल में करवाया था। मैं शहर में पढ़ी लिखी और फिर जैसे जैसे जवान हुई तो गांव का माहौल और भी धीरे धीरे बदलने लगा था। क्योंकि एक वक्त ऐसा आया जब मेरे चाचा जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरे पापा और चाचा जी दो ही भाई थे। दोनों ही भाइयों में आपस में बहुत ही मोहब्बत थी। चाचा जी कुंवारे थे, उनका रिश्ता हो गया था, उनकी शादी होने वाली थी। लेकिन चाचा जी के इस दुनिया से जाने पर सब कुछ धरा का धरा रह गया था। लोगों ने पिताजी से कहा कि गांव का सरपंच तो अब आपको ही बनना होगा। लेकिन भाई की मौत का गम मेरे पिताजी के दिल में इस तरह से बैठ गया था कि वह बीमार के कारण बिस्तर पर लगते चले गए। मगर उन्होंने बीमार होने के बाद मेरे लिए एक बेहतर फैसला कर लिया था। मैं जवान हो गई थी और दिखने में भी अच्छी शक्ल की थी। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं हाई एजुकेटेड हूँ, इसलिए उन्होंने मेरा रिश्ता शहर के एक लड़के के साथ तय कर दिया था। जिस लड़के के साथ मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता तय किया था वह लड़का शहर की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक था। बीमार होने के बाद मेरे पिताजी ने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया। पिताजी मेरे चाचा को अपना छोटा बेटा मानते थे, इसलिए वो अपनी जायदाद में भी 2 हिस्सा करना चाहते थे। एक हिस्सा उनकी अपनी बेटी का और दूसरा हिस्सा उनके छोटे भाई का, ताकि उनके मरने के बाद ना तो उनकी बेटी को परेशानी हो और ना ही उनके भाई को। हम दोनों चाचा भतीजी मेरे पिताजी की जायदाद के हकदार थे। लेकिन अब चाचा जी भी नहीं रहे थे, इसलिए सब कुछ पिताजी ने मेरे नाम कर दिया था। मेरी माँ अभी जिंदा थी, लेकिन उन्हें भी हमेशा पिताजी की फिक्र सताती रहती थी। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए बहुत भोली भाली थी और सीधी सादी औरत थी। मैं पिताजी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उन्हें खुद शहर के अस्पताल इलाज के लिए लेकर जाती थी। मगर एक वक्त ऐसा आया कि पिताजी के इलाज भी उनका कोई असर ना कर सका और वह हम सबको छोड़कर चले गए थे। अब पिताजी के मर जाने पर गांव में कोई सरपंच ऐसा ना आ सका था जिसने कोई अच्छा फैसला किया हो। वक्त बढ़ता जा रहा था, इसलिए गांव वाले अपने फैसले खुद ही करने लगे थे। फिर मेरी शादी का वक्त आया जिसमें ना तो मेरे चाचा जी शामिल थे और ना ही मेरे पिताजी। मेरी माँ अकेले ही मुझे विदा कर दिया था। मेरे पिताजी की मौत ने मुझे तोड़ कर रख दिया था, मगर होनी को कौन टाल सकता है। कानूनी तौर पर मेरे पिताजी की सारी जायदाद मेरी माँ के मरने के बाद मेरी हो जानी थी। मुझे सबकी वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जिस घर में मेरी शादी हुई थी वहाँ मेरा पति भी अकेला ही था। क्योंकि मेरे पति ने माता पिता बचपन में ही
उसे छोड़कर चले गए थे। उसकी एक ही बहन थी और अपनी बहन की शादी उसने विदेश में कर रखी थी। उसकी बहन भी जायदाद का हिस्सा वह पहले ही उसे दे चुका था। मेरे पति की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ चल रही थी। वह एक करोड़पति इंसान था। मेरे पिता के साथ मेरे पति का कारोबारी मेलजोल था, इसलिए मेरे पिता ने मेरी शादी उनके साथ करवाई थी। अपनी माँ को अकेले ही छोड़कर मैं ससुराल आ गई थी। हमारा गांव बहुत ही अच्छा था। गांव के सभी लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल रखने वाले लोग थे और मेरी माँ तो उस गांव के सरपंच की पत्नी थी, इसलिए गांव के सारे ही लोग मेरी माँ की बहुत इज्जत किया करते थे। यही वजह थी कि मुझे अपनी माँ की ज़्यादा परवाह नहीं होती थी, लेकिन मेरी बात उनसे होती रहती थी। मेरे पति अनुराग सक्सेना मुझे बहुत प्यार करने वाले थे। शादी के बाद उन्होंने मुझे बेहद मोहब्बत और प्यार दिया था। उनका बहुत बड़ा घर था। उनकी दौलत देखकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं खुद भी गांव के बहुत बड़े जमींदार और अमीर कबीर इंसान की बेटी थी। मेरे पिता अपना कारोबार संभालते थे और मैं घर में जो मन चाहा वह करती रहती थी। घर में बहुत सारे नौकर चाकर काम करते थे। जब मेरा मन करता था मैं ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर अपने मायके चली जाती थी और काफ़ी समय अपनी माँ के साथ बिताया करती थी। मेरे पति को मेरे कहीं भी जाने आने में कोई ऐतराज़ नहीं था। वो एक अच्छी सोच रखने वाला इंसान था। 1 साल का वक्त गुजरा तो मैंने बेटी को जन्म दिया। मेरी बेटी बेहद सुंदर थी, बिल्कुल मुझ पर गई थी। वैसे तो मेरे पति ने भी कोई कमी नहीं थी। वह हम दोनों पति पत्नी का मेलजोल भी हम दोनों बहुत प्यार किया करते थे। फिर 2 साल और हुए तो ऊपर वाले ने मुझे एक बेटा भी दे दिया और फिर उसके बाद मेरा परिवार पूरा हो चुका था। वक्त अपनी रफ्तार के साथ बढ़ता चला जा रहा था। जिस तरह उसके बाद मेरे परिवार पूरा हो चुका था, इस तरह अच्छी परवरिश मेरे बच्चों को भी हो रही थी। वह अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। उनकी हर ख्वाहिश पूरी होती थी और उनका पिता भी उनसे बहुत प्यार किया करता था। मैं अक्सर सड़क पर भीख मांगते हुए उन बच्चों को देखा करती थी जिनके सर पर माता पिता का साया नहीं होता था। क्या जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते उनकी ज़िंदगी इस तरह से लाचारी गुजरती है। ऐसे बच्चों को देखकर मुझे उन पर बहुत तरस आता था, इसलिए मैं उन बच्चों को पैसे देकर उनकी मदद किया करती थी और अपने आप को खुशनसीब समझती थी कि मेरे माता पिता के होते हुए मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा है। काश मेरे बच्चों को सर पर भी उनके माता पिता का साया हमेशा बना रहे, क्योंकि मैं अपने बच्चों को इस तरह से बिना माता पिता के परेशान होते हुए नहीं देख सकती थी। इसी बीच मेरी माँ भी दम तोड़ गई और अब गाँव में मेरा अपना कोई भी नहीं बचा था। वैसे तो गांव के लोग मेरी बहुत इज्जत किया करते थे, लेकिन वहाँ मेरे परिवार का सदस्य कोई नहीं था। मैं अपनी हवेली जाकर जायदाद के सारे पेपर्स ले आई थी, क्योंकि पिताजी की सारी जायदाद कानूनी तौर पर मेरी थी। उसके बाद मैं कभी कभी गांव जाया करती थी। ज़मीनों की देखभाल करने के लिए मेरी बेटी 14 साल की हो चुकी थी और मेरा बेटा 12 साल का हो चुका था। जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मुझे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। सुबह सवेरे मेरे पति खुशी खुशी ऑफिस के लिए निकले थे। बच्चे भी घर आ चुके थे। शाम के 5 बजे का टाइम था। बच्चे बार बार अपने पापा को फ़ोन कर रहे थे और कह रहे थे कि पापा आज आपने हमसे साथ में टाइम स्पेंड करने को कहा था, लेकिन आप अभी तक लेट हो गए हो। मेरे पति कहने लगे कि बस मैं आधे घंटे में यहाँ से निकल रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम तैयार रहना, हम लोग आज बाहर खाना खाएंगे। मैं भी तैयार हो रही थी, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था। मेरे पति का कोई अता पता नहीं था। बच्चों ने दोबारा अपने पापा को कॉल की तो उनका मोबाइल बंद जाने लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। बच्चे बार बार परेशान हो रहे थे और कह रहे थे मम्मी पापा का नंबर बंद जा रहा है।